हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। देखो, इस टॉपिक को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज मैं आपको सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। देखो, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ह्यूमनिस्टिक थेरेपी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि एक पर्सन को साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस तब होती है जब वो अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं कर पाता, जब वो अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाता, जो लोग उसके रास्ते में आते हैं उनको ओवरकम नहीं कर पाता, तो उसे फीलिंग ऑफ एलिनेशन होती है, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस होती है। तब वो पर्सन डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी में चला जाता है, उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। और ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जब सीवियर हो जाती है तो एक डिसऑर्डर का रूप ले लेती है। तो ये सब मैं आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज के वीडियो लेक्चर में जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो है एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में क्या होता है कि कई बार लाइफ में होपलेस सिचुएशंस आ जाती हैं। पर्सन अपनी लाइफ को एमलेस समझने लगता है। लाइफ में कई बार होपलेस सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स आ जाते हैं जिसे वो भुला नहीं पाता और अपनी लाइफ से वो रिलेट कर लेता है और वो अपनी लाइफ को पर्पसलेस समझने लग जाता है। वो अपने एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन रेज करता है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, अगर मैं जिंदा हूँ तो क्यों जिंदा हूँ, मेरे रहने का यहाँ कोई पर्पस नहीं है। वो अपनी लाइफ को एमलेस समझता है। तो यहाँ पर जो थेरेपिस्ट होता है किस तरह से उसके अंदर पॉजिटिव फीलिंग भरता है, किस तरह से उसको मोटिवेट करता है आगे अपनी लाइफ सक्सेसफुली जीने के लिए। तो आज का वीडियो लेक्चर आप ध्यान से देखना, क्योंकि 3 टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहला है लोगोथेरेपी, दूसरा है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी और तीसरा है गेस्टॉल थेरेपी। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ लोगोथेरेपी क्या होती है। तो देखो, लोगोथेरेपी में आप किस तरह से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आप थेरेपिस्ट का नाम लिखेंगे। ये जो थेरेपी है ये दी है विक्टर फ्रैंकल ने। विक्टर फ्रैंकल एक साइकेट्रिस्ट थे, ये एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। इनके अकॉर्डिंग पर्सन को जो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स अराइज होती है कि वो लाइफ को एमलेस समझने लग जाता है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ ट्रीटमेंट ऑफ सोल होता है। तो इसे हम लिटरल मीनिंग में लिखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ सोल। देखो, इनके अकॉर्डिंग फाइंडिंग मीनिंग मेकिंग इवन इन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस। मीनिंग मेकिंग का मतलब क्या होता है। देखो, जो हमारी लाइफ है इसका कोई ना कोई पर्पस है, इसका कोई ना कोई मीनिंग है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पर्सन के साथ कोई ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो जाते हैं, ऐसी होपलेस सिचुएशन आ जाती है कि वो लाइफ को थ्रेटनिंग सिचुएशन में कंसिडर करने लग जाता है। तो थेरेपिस्ट उसको मीनिंगफुल बनाता है, उसे समझाता है कि किस तरह से उसको पॉजिटिवली सोचना है, उसको पास्ट को भूल करके प्रेजेंट पर फोकस करना है। देखो, इसको एक एग्जांपल से आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। सपोज जो क्लाइंट है वो एक एथलीट है, अपने आप को वो एथलीट के रूप में आइडेंटिफाई कर रहा है, लेकिन एक सीवियर इंजरी में उसकी दोनों टांगे चली जाती है। दोनों पैर खराब होने के बाद क्या क्राइसिस अराइज होते हैं कि उसका करियर एकदम ओवर हो जाता है। अब जो क्लाइंट है वो अपने आप को एमलेस कंसीडर करने लग जाता है। वो सोचता है कि मेरा यहाँ रहने का अब कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि जो उसका करियर था वो खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर उसको नेगेटिव थॉट्स डेवलप हो जाती है, नेगेटिव एटीट्यूड बन जाता है। वो लाइफ को एक एमलेस समझने लगता है, पर्पसलेस समझने लगता है, मीनिंगलेस समझने लगता है। तो यहाँ पर थेरेपिस्ट क्या करता है, उसे मोटिवेट करता है प्रॉपर काउंसलिंग से। उसको काउंसल करता है कि देखो, जो पास्ट है उस पर आप फोकस मत करो, प्रेजेंट पर फोकस करो। देखो, हम कभी भी पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, पास्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन प्रेजेंट इज इन आवर हैंड एंड वी कैन ऑल्सो शेप आवर फ्यूचर। तो प्रेजेंट और फ्यूचर ये हम शेप कर सकते हैं, लेकिन पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। तो जो थेरेपिस्ट है वो उसको पॉजिटिव एटीट्यूड देता है, पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग देता है। तो यहाँ लोगोथेरेपी में जब पर्सन अपनी लाइफ को पर्पसलेस समझने लग जाता है, मीनिंगलेस समझने लग जाता है, तो थेरेपिस्ट एक प्रॉपर काउंसलिंग के थ्रू उसकी लाइफ को एक पर्पस देता है, एक ऐसी सिचुएशन देता है जहां वो आगे अच्छे से जी सके। देखो, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइंडिंग स्पिरिचुअल ट्रूथ ऑफ वंस एग्जिस्टेंस।
देखो, हर पर्सन की लाइफ में स्पिरिचुअल ट्रूथ होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि लाइफ में स्ट्रेसफुल सिचुएशन आने की वजह से पर्सन उन स्पिरिचुअल ट्रूथ को अनकॉन्शियस में सप्रेस कर देता है। जब वो अनकॉन्शियस में सप्रेस कर देता है तो उन ट्रूथ के बारे में वो रियलाइज नहीं कर पाता। क्या होते हैं स्पिरिचुअल ट्रूथ? जैसे जॉय है, लव है, विजडम है, इन सबको अपने अनकॉन्शियस माइंड में सप्रेस कर देता है। तो थेरेपिस्ट क्या करता है? उन ट्रूथ को फाइंड आउट करता है। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस विच इज द स्टोर हाउस ऑफ लव, एस्थेटिक अवेयरनेस एंड वैल्यूज। देखो, लव है, एस्थेटिक अवेयरनेस है, वैल्यूज है, आप और भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे जॉय है, विजडम है। ये सब क्या है? ये स्पिरिचुअल ट्रूथ है। ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में एक ट्रेजर के रूप में रहते हैं। पर्सन के माइंड में ये हमेशा रहते हैं, लेकिन जब पर्सन हैप्पी सिचुएशन में होता है तो इन चीजों को वो याद रखता है। लेकिन जब पर्सन अनहैप्पी सिचुएशन में हो जाता है, जब पर्सन किसी प्रॉब्लम में आ जाता है, तो वो इन चीजों को भूल जाता है और वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को ही ध्यान में रखता है। तो यहाँ पर थेरेपिस्ट क्या करता है कि जो भी स्पिरिचुअल ट्रूथ हैं उनको अवेयर करवाता है, उनके बारे में, उन वैल्यूज के बारे में क्लाइंट को कॉन्शियस करवाता है। क्लियर? अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूरोटिक एंजाइटीज अराइज व्हेन लाइफ सिचुएशंस आर वेरी बैड, फॉर एग्जांपल डेथ ऑफ अ लव्ड वन। देखो, जो फ्रैंकल है वो इस चीज पे विश्वास करते हैं कि जो न्यूरोटिक एंजाइटीज अराइज होती हैं वो जब अराइज होती है जब पर्सन को ऐसी सिचुएशन आती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज जो क्लाइंट है वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी वाइफ की अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है जिसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो अब क्लाइंट क्या कहता है कि मेरा जीने का कोई मतलब नहीं है, उसे न्यूरोटिक प्रॉब्लम हो जाती है, यानी वो बिल्कुल पागल की तरह से हो जाता है। अब वो आगे जीना नहीं चाहता, लाइफ को वो पर्पस लेस समझता है, वो लाइफ को एमलेस कंसिडर करता है और उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स डेवलप हो जाती है, उसका नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है, वो बिल्कुल पागल जैसा हो जाता है। वो कहता है कि अब मैं जीकर क्या करूंगा। देखो, न्यूरोटिक एंजाइटीज जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप एग्जाम्पल जरूर देना डेथ ऑफ अ लव्ड वन। जब किसी के बिलव्ड की अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है, अनटाइमली डेथ हो जाती है, तो वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं हो पाती। तो उसमें क्या होता है कि पर्सन को न्यूरोटिक एंजाइटी क्रिएट हो जाती है। समझ में आ गया न्यूरोटिक एंजाइटी? जब पर्सन न्यूरोटिक एंजाइटी एक्सपीरियंस करता है तो उसका रिजल्ट होता है एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी। देखो, वहाँ वो अपने एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन रेज करना शुरू कर देता है। एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी में क्या होता है कि पर्सन अपने आप को एमलेस समझता है, वो सोचता है कि अब मैं जीकर क्या करूंगा, तो वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स के लिए सोचता है, उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स डेवलप होती है। तो आप एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी में कैसे लिखेंगे? इट मे लीड टू स्पिरिचुअल और एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी फाइंड्स लाइफ मीनिंगलेस। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, व्हाई एम आई लिविंग एट ऑल। देखो, जो स्पिरिचुअल एंजाइटी और एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी होती है, इसमें पर्सन क्या करता है कि अपने एग्जिस्टेंस पर ही क्वेश्चन रेज करता है। वो कहता है कि यहाँ मेरे एग्जिस्टेंस की अब क्या रिक्वायरमेंट है, मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ तो क्यों प्रेजेंट हूँ, मुझे तो अब जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। देखो, स्पिरिचुअल एंजाइटी और एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी जब आप डिफाइन करेंगे तो आप विद एग्जाम्पल डिफाइन करना। आप इसमें एग्जाम्पल देना, व्हाई एम आई लिविंग एट ऑल। यहाँ पर वो अपने एग्जिस्टेंस पर ही क्वेश्चन रेज करता है, वो लाइफ को मीनिंगलेस समझता है क्योंकि उसको न्यूरोटिक एंजाइटी हो चुकी है, यहाँ उसके बिलव्ड की डेथ हो चुकी है। जब न्यूरोटिक एंजाइटी होती है उसका रिजल्ट होता है एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी, स्पिरिचुअल एंजाइटी। पहले न्यूरोटिक प्रॉब्लम होगी, उसके बाद वो अपने एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन रेज करेगा। तो इस तरह से आप डिफाइन करेंगे तो एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। पहले आप न्यूरोटिक एंजाइटी एक्सप्लेन करना, उसके बाद आप एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट आता है, लोगोथेरेपी हेल्प्स इन फाइंडिंग द पर्पस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। अब देखो, जब पर्सन को इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो लोगोथेरेपी की हेल्प लेता है। जो लोगोथेरेपिस्ट होता है वो पर्सन को लाइफ का पर्पस समझाता है, लाइफ का मीनिंग समझाता है। तो आप इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करते जाएंगे लोगोथेरेपी को, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ कि आपको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलना है।
तो सबसे पहले आप न्यूरोटिक एंजाइटी करेंगे, उसके बाद आप स्पिरिचुअल और एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी डिफाइन करेंगे, उसके बाद आप लोगो थेरेपिस्ट के बारे में बताएंगे कि वो किस तरह से हेल्प करता है, किस तरह से प्रॉब्लम को रिमूव करता है। अब देखो थेरेपिस्ट क्या करता है। थेरेपिस्ट ट्राइज टू फोकस ऑन प्रेजेंट रादर देन ड्वेलिंग ऑन पास्ट और व्हाट इज लॉस्ट। अब देखो थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट की कैसे हेल्प करता है। वो क्लाइंट को समझाता है कि देखो प्रेजेंट में जो चीज आपके आसपास है आप उस पर फोकस करो। जो चला गया वो तो वापस आएगा नहीं, जो चीज आपने लूज कर दी है उसको आप दोबारा से रिकवर नहीं कर सकते। तो वो फोकस करवाता है, पॉजिटिवली फोकस करवाता है उन चीजों पर जो एट प्रेजेंट एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट होती है। वो उसके माइंड को डाइवर्ट करता है, उसको पॉजिटिवली मोटिवेट करता है और उसको लाइफ का मीनिंग समझाता है कि देखो लाइफ जो मिली है वो किसी ना किसी पर्पस से मिली है। अब जो पर्सन चला गया उसे तो आप ला नहीं सकते हो, लेकिन आपके लाइफ का भी पर्पस है। जो लोग आपके आसपास हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, प्रेजेंट पर फोकस करो रादर देन ड्वेलिंग ऑन पास्ट और व्हाट इज लॉस्ट। जो चीज एट प्रेजेंट क्लाइंट के पास अवेलेबल नहीं है उस चीज को वो उसे भुलाने की कोशिश करता है, लेकिन पॉजिटिव वे से, पॉजिटिव एटीट्यूड से। क्लियर। अब देखो एक चीज और है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफरेंस इज एक्टिवली डिस्करेज्ड। देखो यहाँ पर ट्रांसफरेंस को डिस्करेज किया जाता है, किसी भी तरह से ट्रांसफरेंस को यहाँ एनकरेज नहीं किया जाता। क्या होता है ट्रांसफरेंस में क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है अपने थेरेपिस्ट को एक अथॉरिटी फिगर समझता है पास्ट का, और उस पर वो अपना सारा एग्रेशन निकालता है, सारा एंगर निकालता है, सारी हेट निकालता है। तो यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज को मोटिवेट नहीं किया जाता, एनकरेज नहीं किया जाता। ट्रांसफरेंस को और डिटेल में आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज आपका बॉस है, आपके बॉस में वो क्वालिटीज हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके फादर में हैं। तो यहाँ पर जब आप बॉस को ऑब्जर्व करते हैं तो आपके अंदर फादरली फीलिंग आती है। तो ट्रांसफरेंस का मतलब यही होता है कि आप किसी दूसरे पर्सन को उन क्वालिटीज से कंसिडर करते हो जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस की है। तो यहाँ ट्रांसफरेंस को डिस्करेज किया जाता है। जो क्लाइंट होता है वो किसी तरह का एग्रेशन, किसी तरह की हेट्रेड अपने थेरेपिस्ट पर नहीं निकालता। नेक्स्ट पॉइंट इज गोल इज टू फैसिलिटेट द क्लाइंट टू फाइंड द मीनिंग ऑफ हिज बीइंग। देखो इस थेरेपी का मेन गोल क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है उसे वेलबींग के बारे में समझाना, उसको उसकी लाइफ का पर्पस समझाना, उसको हीलिंग करवाना, यानी जो प्रॉब्लम उसे अराइज हो रही थी उस प्रॉब्लम से उसे ओवरकम करवाना, उसको लाइफ का पर्पसफुल मीनिंग समझाना, लाइफ का एम समझाना। क्लियर। अब देखो लोगो थेरेपी के बाद मैं आपको समझा रही हूँ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी दी है बाय कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स ने कहा है कि जो क्लाइंट होता है उसी को हम मेन कंसीडर करते हैं। यहाँ पर जो थेरेपिस्ट होता है उसका लीस्ट रोल होता है। यहाँ पर क्लाइंट को ही कंसीडर किया जाता है, मेन फोकस क्लाइंट पर होता है। देखो उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं। कंसेप्ट ऑफ सेल्फ विद फ्रीडम एंड चॉइस। देखो यहाँ जो क्लाइंट होता है वो सेल्फ को ही कंसीडर करता है, उसको फुल फ्रीडम दी जाती है और फुल चॉइस दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज थेरेपी प्रोवाइड्स वार्म रिलेशनशिप। यह वार्म रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि जो थेरेपिस्ट है कोजी एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है क्लाइंट को अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज थेरेपिस्ट शोज एम्पैथी एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिवार्ड। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, देखो ये मैं आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी डिटेल में बता चुकी हूँ। एम्पैथी और सिंपैथी दोनों अलग अलग चीज हैं। सिंपैथी में क्या होता है कि हम सिर्फ एक सिंपैथी दिखाते हैं पर्सन के लिए, लेकिन एम्पैथी में हम अपने आप को उस पर्सन की जगह पर प्रेजेंट करते हैं, अपने आप को उसकी सिचुएशन में रखते हैं और फिर हम सोचते हैं, तो उस सिचुएशन को कहते हैं एम्पैथेटिक सिचुएशन। तो यहाँ पर जो थेरेपिस्ट होता है ये एक एम्पैथेटिक सिचुएशन प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट को, यानी क्लाइंट को जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है उस प्रॉब्लम में वो अपने आप को रखता है और फिर वो फील करता है कि क्लाइंट को कितनी परेशानी हो रही होगी इस टाइम जब वो इस तरह की प्रॉब्लम को टैकल कर रहा है। दूसरा अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ये आपको पता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब होता है जब क्लाइंट अपनी फीलिंग शेयर करता है,
जब अपने थेरेपिस्ट को वो अपनी प्रॉब्लम बताता है तो वो अनकंडीशनली उन चीजों को सुनता है और पॉजिटिव रिगार्ड देता है, यानी किसी तरह से भी वो अपना नेगेटिव ओपिनियन नहीं देता, हर बात को वो बहुत पॉजिटिविटी के साथ सुनता है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लाइंट फील सिक्योर एंड कैन ट्रस्ट द थेरेपिस्ट टू शेयर हिज फीलिंग। देखो, जब थेरेपिस्ट अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देता है अपने क्लाइंट को, तो क्लाइंट को एक ट्रस्ट फील होता है अपने थेरेपिस्ट पर, वो सिक्योर फील करता है अपने आप को, और जो भी उसकी फीलिंग्स होती है, जो भी उसके इमोशंस होते हैं, वो फ्रीली शेयर करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द थेरेपिस्ट रिफ्लेक्ट द फीलिंग ऑफ क्लाइंट इन नॉन जजमेंटल मैनर। देखो, जो थेरेपिस्ट होता है वो रिफ्लेक्ट करता है फीलिंग को। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या हुआ कि अपने क्लाइंट की फीलिंग को वो सुनता है और उसके बाद उसको रिफ्रेज करता है। रिफ्रेज यानी क्लाइंट की कही हुई बातों को वो दोबारा से रिपीट करता है और एक नॉन जजमेंटल मैनर में रिपीट करता है, यानी वो किसी तरह का कोई जजमेंट नहीं देता कि ये बात गलत है या फिर ये बात सही है। Next point is therapist acts as facilitator and helps the client to adjust with life. देखो, यहाँ पर जो थेरेपिस्ट है उसका रोल नेग्लिजिबल है, वो एज अ फैसिलिटेटर एक्ट करता है, एज अ गाइड एक्ट करता है। यहाँ पर वो क्लाइंट को ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड करता है, ऐसा एटमॉस्फेयर देता है, ऐसा एनवायरनमेंट देता है जिसमें वो अपने आप को एडजस्ट कर सके, वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने के बाद एकदम रिलैक्स फील कर सके। तो यहाँ पर वो एज अ फैसिलिटेटर रोल करता है, यहाँ पर उसका कोई लीड रोल नहीं होता। वो अपने क्लाइंट को सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन देता है, ऐसा एटमॉस्फेयर देता है जहाँ वो अपनी प्रॉब्लम को फ्रीली एक्सप्रेस करता है और अपनी प्रॉब्लम को वो ओवरकम कर जाता है। क्लियर? अब देखो, एक थेरेपी और है गेस्टोल्ट थेरेपी। गेस्टोल्ट थेरेपी दी है फ्रेडरिक पर्ल्स विद हिज वाइफ लोरा पर्ल्स। ये थेरेपी पर्ल्स कपल ने दी है। देखो, इस थेरेपी का गोल क्या है? गोल ऑफ थेरेपी इज टू इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। इस थेरेपी का मेन एम क्या है कि पर्सन को जो भी प्रॉब्लम हो जाती है उसको उसके बारे में अवेयर करवाना, पर्सन के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना, उसको उन सिचुएशंस को एक्सेप्ट करवाना जिसे वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज in this blocked bodily process are realized released by acting out fantasies। देखो, गेस्टोल्ट थेरेपी में क्या होता है कि जो थेरेपिस्ट होता है अपने क्लाइंट से कहता है कि जो भी आपकी फैंटेसीज में फीलिंग है, जो कन्फ्लिक्ट आपके माइंड में आपने सेट कर रखे हैं, उन सबको आप एक्सप्रेस करो, क्योंकि जो उसने चीज अपने माइंड में दबा रखी है, उसके कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं दिमाग में, उनसे उसको वो रिलीज करवाता है, उन कन्फ्लिक्ट्स के बारे में वो उसे रियलाइज करवाता है और जो भी फैंटेसीज है उसके माइंड में उन सब से वो एक्ट आउट करवाता है। यहाँ पर यही मेन लीड रोल होता है थेरेपिस्ट का कि उसको उन प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट करवाता है जो एक्चुअलिटी में है ही नहीं, जो चीज रियल में है ही नहीं। यहाँ पर थेरेपिस्ट प्रेजेंट पर फोकस करता है, रियलिटी पर फोकस करता है, वो इमेजिनेशन पर फोकस नहीं करता, फैंटेसी पर फोकस नहीं करता। तो यहाँ पर जो क्लाइंट होता है वो इमेजिनेशन में रहता है, वो फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है, जो भी प्रॉब्लम होती है वो उसके ड्रीम्स बना लेता है, वो उसको फैंटेसी में रखता है, और जो थेरेपिस्ट होता है वो उसको ओवरकम करवाता है, उसकी प्रॉब्लम को रियलाइज करवा के और उसकी प्रॉब्लम से रिलीव करवा के। क्लियर? होपफुली आपको तीनों ही थेरेपी क्लियर हो गई होंगी। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। फिर भी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।